नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट लव। जैसा कि आप सभी को पता है, स्पेक्ट्रम का ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि चैप्टर 3 यूरोपियों का आगमन है, पार्ट 1 करा दिया गया है और आज है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए पार्ट 1 को, और आज हम वीडियो पार्ट 2 का शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डच आगमन एवं इनकी गतिविधियाँ क्या हैं। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प्स पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों के व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1624 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनर्निर्यात व्यापार के एक मुख्य केंद्र बन गया। अब आगे आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इसके बारे में जानते हैं। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेवेलिस ही इनका नाम था। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि बीओसी के नाम से इसको जाने जाते हैं की कुल आरंभिक पूंजी लगभग 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी की भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। अब इसमें दूसरा आता है भारत में डच बैक्टीरिया की स्थापना। तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलेट्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अधुगित कर दी गई थी। यहाँ पर भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय तटों पर डचों ने अपने फैक्ट्रियां स्थापित कर लिया, जैसे कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 ईस्वी में सूरत में और बीमीपट्टनम में 1641 में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार में पटना में और बालासोर व नरपट्टनम में, 1663 में कोची डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। इतने जगहों पर भारत के अतिरिक्त बाहरी समीपवर्ती क्षेत्रों पर डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बोयना, 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीते। 1641 ईस्वी में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं भी मिली। गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी मदुरै और तंजौर, इस समय जो तंजावुर नाम है, के नायकों के डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी गई। कोची के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुड़ाक्कड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों की चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से व्यापार मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कहकर देना पड़ा था
उनको मुक्त व्यापार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। तो कैसे प्रहार हुआ था? तो डचों की व्यापारिक संस्था वोक, यानी उनकी जो कंपनी का नाम था वोक, एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर कंट्रोल तथा उन्हें निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र में से पुर्तगालियों को डचों को हटाना शुरू कर दिया था। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया और 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नोगापट्टनम में डचों ने पुर्तगालियों से जीता था। तो इस प्रकार इसने प्रहार किया। अब आता है उच्च, यहाँ पर उच्च नहीं है, सॉरी, यहाँ पर डच है, लिखने में गलती हो गया है, डच व्यापार। डच व्यापार, तो इसके बारे में जानते हैं। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से द्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाजों पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किए। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे की निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। उसके बाद डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्यम स्थापित कर दिया था। इसमें आता है डच अंग्रेज संघर्ष। डचों का संघर्ष हुआ था। तो समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दाल चीनी के व्यापार पर आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655-56 में कोलंबो और 1669-63 में कोच्चि पर कब्जा हासिल कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना तट और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल बिहार में साल्ट पीटर यानी सोरा और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध हुए, यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरी एंग्लो डच युद्ध हुआ था 1672-1674 में। सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाजों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई थी। तो इस प्रकार यह डच इसका संघर्ष चल रहा था। अब आगे देखते हैं डचों का पतन। तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। आगे कहते थे कि डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी से अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ज्यादा सक्रिय दिखाते थे। मतलब उनको वेतन कम दिया जाता था, तो और भी काम करना शुरू कर देंगे तो
प्राइवेट काम अपना करते रहते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों को उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। अब जब वहां के कर्मचारी ऐसे काम करते रहेंगे तो कंपनी की नीति तो खराब होती रही। नीति खराब हो रही थी तो लोग अपना दूसरा कार्य करते चले जा रहे थे। पतन का ये भी कारण है। हालैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ भी धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया तथा इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। इस प्रकार इनका ये पतन हुआ। तो अब आगे देखते हैं कौन आते हैं। तो अब आगे आते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता के बारे में जानते हैं। तो उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनैतिक शक्ति सहारा लिया था। इसमें मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन था। अनुकूल राजनीतिक स्थिति में पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 ईस्वी में एक दुस्साही व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत आया था। इसमें अब आता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर यानी आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर यानी आदेश पत्र के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार विशेष रूस, इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता था। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार यानी आगरा में पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली खोल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व 1611 ईस्वी में मसूरीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली। अब आता है हॉकिंस एवं थॉमस रो। तो जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा,
लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। तो इस प्रकार हाफिज थॉमस रो का था। अब आता है अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। इनके व्यापारिक विस्तार के बारे में जानते कैसे हुआ था। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 ईस्वी तक सूरत और मछलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदनगर में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी भी की गई। 1625 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिससे दहेज स्वरूप उन्हें बंबई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया और धीरे धीरे सर चार्ज ऑक्सेनडेन यानी 1662 से 69 तक में, जेराल्ड आंगियर यानी 1669 से 77 और सर जॉन चाइल्ड 1682 से 90 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। तो अब आता है पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालसोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गया। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651 से 56 और 72 में प्राप्त फरमानों में से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो अब आगे आता है कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा अंग्रेजों ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंदी कर लिया। 1696 ईस्वी में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 ईस्वी में 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। इससे उन्हें सूतानती, गोविंदपुर और कलिकता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह यानी मुंबई,
मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी की बस्ती में था। कलिकता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। अब आगे आता है फर्रुखसियर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। तो इसमें कहा गया कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे विशेषाधिकार प्राप्त किए। जैसे 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्ट मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान में के नियमित सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। दूसरा था कि 10,000 रुपए सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तीसरा था कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपए की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। फिर चौथा मिला कि बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरी मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा कर दी गई। पांचवा मिला कि कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई। इत्यादि विशेषाधिकारों भी शामिल थे। तो बहुत सारे विशेषाधिकार उन्होंने ले लिया। सालाना राशि जैसे 30,000 रुपए 10,000 रुपए सालाना राशि देकर अवैध रूप से वसूली करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसे लूटा था। अब आता है पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो इसमें है स्वयं को स्थापित करने में एक ओर अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 के संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, पर उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिनसूरा 1653, कासिम बाजार और बरगंगोर, पटना, बालसोर, नागपट्टनम 1659 में और कोच्चि 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा कर रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ के स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थापित करना पड़ा। 1667 में डच व्यापार में स्थापित अंग्रेजों अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकलने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ और उनके यहाँ पर सफलता स्थापित हुए थे। अब इनके कुछ प्रभाव को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले अब यहाँ पर आगे है अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। तो अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारसी खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे।
आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े-बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया, ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे और 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। अब इसमें आगे आता है, तो आज के लिए इतना ही, इसको समाप्त करते हैं इस वीडियो में। और बहुत जल्दी पार्ट 3 आने वाला है, और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देखिए। आज पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 3 बहुत ही जल्द लाया जाएगा। और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जा रहा है, घटना चक्र का सीरीज चल रहा है और भी इस पे आंसर राइटिंग का सीरीज चलता है। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें कंटिन्यू बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंस इसमें हर एक चीज पढ़ाया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।